चलिए अब अपना मैराथन सीरीज के अंदर थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है प्रोस्पेक्टस। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहते हैं सर ये चैप्टर टेक्निकल है और उनको समझ में नहीं आता, लेकिन सिंगल वीडियो मामला खल्लास बराबर। जी सर, एग्जाम के लिए भी अगर मैं बताऊं तो काफ़ी वेटेज वाला चैप्टर है। ऐसा एक भी अटेम्प्ट नहीं जाता है जिसमें प्रोस्पेक्टस से कोई ना कोई क्वेश्चन ना पूछा गया हो। चलिए सर करते हैं स्टार्ट। प्रोस्पेक्टस स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ब्रीफिंग कर लेते हैं इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर बेटा दो पार्ट में डिवाइड है, बड़े ध्यान से सुनना आने वाले 5 से 10 मिनट। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 पार्ट 2। टोटल सेक्शन जो हम इस चैप्टर के अंदर कवर करेंगे सेक्शन नंबर 23 से सेक्शन नंबर 42 तक, हिंदी में बोल देता हूं 23 से 42 तक के सेक्शन हम इस वीडियो के अंदर कवर, इस चैप्टर के अंदर हम कवर करेंगे। पार्ट 1 कंप्लीटली पब्लिक ऑफर का है और बेटा जो पार्ट 2 है वो सारा का सारा प्राइवेट प्लेसमेंट है। सर समझ में आ गया। 23 से 41 तक के सेक्शन पब्लिक ऑफर को डील करते हैं और लास्ट इकलौता एकमात्र सेक्शन 42 प्राइवेट प्लेसमेंट को डील करता है। अब तक की बातों को रिवाइज करवा दो, हम ऐसे ही करेंगे, पढ़ते भी जाएंगे, साथ के साथ आपको मेरे साथ रिकॉल करना है। ये चैप्टर कितने पार्ट में डिवाइड है सर? दो पार्ट में, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 बात करता है बेटा पब्लिक ऑफर की और पार्ट 2 बात करता है प्राइवेट प्लेसमेंट की। पार्ट 1 के सेक्शन है 23 से 41 और पार्ट 2 के सेक्शन है 42। इकलौता एकमात्र सेक्शन है प्राइवेट प्लेसमेंट। जी सर ये चैप्टर जरूरी क्यों है? बेटा किसी भी कंपनी को, किसी भी बंदे को काम करने के लिए कैपिटल की जरूरत होती है और कैपिटल या तो बंदा खुद अपने पास से लगा लेगा और अगर वो कम पड़ गई तो उसको वो पैसा पब्लिक से या किसी थर्ड पार्टी से लेना पड़ता है। जब हम किसी दूसरे की जेब से पैसा लेते हैं तो उस पैसे को निकलवाने के लिए, पब्लिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए हमें एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है। एडवर्टीजमेंट हमें लीगल रूल्स के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। कुछ भी बोल के अगर पब्लिक से पैसा ले लिया तो पब्लिक के साथ डिफ्रॉड हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा, चीटिंग हो जाएगी। इसका मतलब कोई पूछे आपसे इंटरव्यू के अंदर कहीं भी कि प्रोस्पेक्टस चैप्टर का एकमात्र ऑब्जेक्ट क्या है, जिस भी बंदे को कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, उस पैसे को लेने के लिए उसने जो भी बातें अपने मुंह से बोली हैं, एडवर्टीजमेंट किया है प्रोस्पेक्टस के अंदर, वो बातें गलत नहीं होनी चाहिए, वो एज पर लीगल लॉ होनी चाहिए। जैसा बोलना पड़ेगा वैसा उस बंदे को करना पड़ेगा। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उसके साथ कंपनीज एक्ट के तहत उसको जूते मारे जाएंगे। जी सर, चलिए फटाफट अब तक जो बातें पढ़ी हैं उनको समराइज कर लेते हैं। ये चैप्टर दो पार्ट में डिवाइड है। पार्ट 1 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पार्ट 2। जी सर, पार्ट 1 डील करता है बेटा पब्लिक ऑफर को और पार्ट 2 डील करता है प्राइवेट प्लेसमेंट को। एक बात और, आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हैं, आपके पास कोई भी बुक, मैं कंप्लीटली स्टडीमेट से, इंस्टीट्यूट के स्टडीमेट से 100% कॉन्सेप्ट कराऊंगा। आप सिर्फ सुन भी लेंगे तो भी एग्जाम ओरिएंटेड सारे कॉन्सेप्ट आपके कवर हो जाएंगे। और वैसे भी मोस्टली टीचर्स ने सारी बुक बेटा इसी में से बना रखी है। ठीक है सर, इंट्रोडक्शन में क्या रखा है, किसी भी कंपनी को अगर पैसा लेना होता तो दो ऑप्शन होते हैं, या तो एट लार्ज पब्लिक से पैसा ले लेगी या इनर सर्कल कुछ बंदों से पैसा ले लेगी। जब अपने सिलेक्टेड बंदों से पैसा लेती है तो उसको प्राइवेट प्लेसमेंट बोलते हैं और जो पूरी पब्लिक से पैसा लिया जाता है तो उसको पब्लिक ऑफर बोला जाता है। जब भी पैसा लेंगे तो एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी और एडवर्टीजमेंट मैंने जस्ट बताया था वो लीगल प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर लीगल प्रोविजन नहीं होंगे तो किसी भी इन्वेस्टर को डिफ्रॉड किया जा सकता है। जी सर, फिर से बातें पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 डील करता है 23 से 41 सेक्शन को और पार्ट 2 डील करता है सेक्शन 42 को। चलिए बढ़ते हैं बेटा आगे। पब्लिक के कंपनी के पास पैसा लेने के 4 रास्ते हैं, बड़े ध्यान से सुनिए बेटा। पब्लिक कंपनी के पास पैसा लेने के लिए 4 रास्ते हैं। पहला रास्ता पब्लिक ऑफर, दूसरा रास्ता प्राइवेट प्लेसमेंट, तीसरा रास्ता राइट इशू और चौथा बेटा बोनस इशू। मतलब एक पब्लिक कंपनी 4 तरीके से पैसा उठा सकती है। अब बोनस में कैपिटल बेस बढ़ता है, पैसा नहीं आता, लेकिन ये भी एक शेयर बढ़ाने का तरीका है। प्राइवेट कंपनी के पास सिर्फ 3 ही रास्ते हैं पैसा लेने के, प्राइवेट प्लेसमेंट, राइट इशू एंड बोनस इशू। ये कभी भी पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती। नाम प्राइवेट कंपनी है साहब, तो पब्लिक ऑफर कैसे लेके आ सकती है? जी सर वैसे मोटा मोटा बताओ ना, ये प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक ऑफर में क्या फर्क है? पब्लिक ऑफर में बेटा आप कितने मर्जी बंदों से पैसा ले सकते हैं, लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट में आप सिर्फ 200 लोगों को से ही पैसा ले सकते हैं। 200 से अगर एक बंदा भी ज्यादा हो गया तो इसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। जी सर, जो बातें हमने ऊपर रिवाइज करी उसमें दोबारा बताता है। पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा ले सकती है, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, राइट इशू बोनस इशू कर सकती है, हमने कर लिया। और प्राइवेट कंपनी सिर्फ राइट इशू बोनस इशू कर सकती है या प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, लेकिन पब्लिक ऑफर नहीं ला सकती। इंपॉर्टेंट लीजिएगा, सिक्योरिटी का मीनिंग यहां पे दिया गया है। मैं पेन थोड़ा सा पतला कर लेता हूं। सिक्योरिटी का मीनिंग, सिक्योरिटी की डेफिनेशन आ सकती है। तो सिक्योरिटी, व्हाट इज सिक्योरिटी? क्योंकि
जो सकरा के अंदर डिफाइन कर दिया, सकरा मीन सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेगुलेशन एक्ट। याद रखना बेटा, सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंड रेगुलेशन एक्ट के अंदर जो डेफिनेशन दे रखी है सिक्योरिटी की, उसी को सिक्योरिटी बोला जाता है। और वो डेफिनेशन थोड़ी सी इंक्लूसिव टाइप की है, उसमें ढेर सारी बातें हैं। सिक्योरिटी इंक्लूड्स शेयर भी, बॉन्ड भी, डिवेंचर भी, डिवेंचर स्टॉक भी, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स भी, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम की यूनिट्स भी, सेंट्रल गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट भी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी, डेरिवेटिव्स भी, जितनी तरीके की सारी चीजें हैं इन सबको सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड किया गया है। तो एक बार मोटी मोटी नजर मार लेना, सिक्योरिटी रिसिप्ट, यूनिट्स, डेरिवेटिव, शेयर, स्क्रिप्स, सर्टिफिकेट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तमाम चीजों को क्या बोला जाता है बेटा? सिक्योरिटी। जी सर। इसके बाद हमारा चैप्टर अब होता है स्टार्ट, व्हाट इज प्रोस्पेक्टस। व्हाट इज प्रोस्पेक्टस? तो प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन को बेटा आपको पक्के तरीके से याद कर लेना है। प्रोस्पेक्टस से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको उस डेफिनेशन को जरूर बताना है। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन बड़ी ही सिंपल है, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस। किसी भी डॉक्यूमेंट को जिसको डिस्क्राइब कर दिया है प्रोस्पेक्टस है, बस वही प्रोस्पेक्टस है। दूसरी बात याद रखनी है, इट इंक्लूड्स, इसके अंदर दो बंदे और जोड़ दिए गए हैं, इट इंक्लूड्स रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस एंड शेल्फ प्रोस्पेक्टस। सर रेड हेरिंग क्या होता है और शेल्फ क्या होता है? चिंता मत कीजिए, आगे के पार्ट में सब कुछ कवर कर रखा है, व्हाट इज रेड हेरिंग एंड व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस। फिलहाल डेफिनेशन पे फोकस कीजिए बेटा। प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन कहता है, एनी डॉक्यूमेंट डिस्क्राइब्ड और इशूड एज अ प्रोस्पेक्टस, इट इंक्लूड्स शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। और तीसरी वाली डेफिनेशन तो कमाल ही करेगी, तीसरी बात कहती है, एनी नोटिस, देखो बेटा ये रहा, एनी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, अदर डॉक्यूमेंट, चाहे रद्दी कागज का टुकड़ा, कोई भी टुकड़ा जो इनवाइट कर रहा है किसको? पब्लिक को। क्या करने के लिए? पैसा लगाने के लिए। उन तमाम चीजों को बोला जाता है प्रोस्पेक्टस। लोग तो कहेंगे प्रोस्पेक्टस नहीं है, हमने तो पब्लिक को वैसे ही इनवाइट किया है, लेकिन गवर्नमेंट कहती है, कंपनीज एक्ट कहता है, किसी भी कागज के टुकड़े, किसी भी इंस्ट्रूमेंट, किसी भी चीज से अगर आपने पब्लिक को इनवाइट कर दिया तुम्हारी कंपनी में कैपिटल लगाने के लिए, तुम उसको जो मर्जी बोलते रहो, हम उसको क्या मान लेंगे? प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। जी सर। जो स्टडी इंस्टीट्यूट के स्टडी मेट के अंदर एक ही इशू है, सारी बातें डबलिंग करके दे रखी हैं, जिससे ये स्टडी मेट मोटा हो जाता है और बच्चे इससे डर जाते हैं, लेकिन इसके अंदर सारी काम की बातें हैं। जो बात हमने पढ़ी उसी को डुप्लीकेशन में दे रखा है। Prospectus, any document described or issued as a prospectus, it include red herring and shell prospectus। और कोई भी नोटिस, सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट जिसको जो इनवाइट करता है किसको? पब्लिक को, उसको बोला जाता है बेटा शेल्फ प्रोस्पेक्टस, सॉरी प्रोस्पेक्टस। इसी चीज को फिर यहां आप चार्ट में बता दिया। चार्ट को कवर करने के बाद हम चले आगे। अब सवाल आया है, दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्यों? मैं क्वेश्चन लिख दूंगा, जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है, मैटर टू बी स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। इस प्रोस्पेक्टस के अंदर लिखा क्या जाता है? हर प्रोस्पेक्टस की डेट होगी, कंफर्म बेटा याद कर लो। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, सेकंड साइंड, साइन होना चाहिए। सर साइन कौन करेगा? हर वो बंदा जिसका इसके अंदर इसके में नाम दिया गया है, प्रमोटर का नाम दिया गया है, डायरेक्टर का नाम दिया गया है, प्रपोज डायरेक्टर का नाम दिया गया है, जिसका भी नाम दिया गया है उसके इसके ऊपर साइन होने चाहिए। साइन के साथ साथ उनकी रिटन कंसेंट भी होनी चाहिए कि हाँ ये सभी बातें हमारी सहमति से लिखी गई हैं। जी सर। ये ऊपर जो बातें मैंने बोली ये यहाँ पे लिख रखी है, डेटेड होना चाहिए, साइंड होना चाहिए और कंसेंट इन रिटन में होनी चाहिए। जी सर। पहला पॉइंट है, प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, साइंड एंड स्टेटेड स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन। प्रोस्पेक्टस के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन, सारी रिपोर्ट्स, मैंने दो वर्ड बोले बेटा ध्यान से सुनो। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड, साइंड एंड इसमें सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जो भी सेबी ने सेंट्रल गवर्नमेंट की सलाह करके डिसाइड करी है, एज स्पेसिफाइड बाय सेबी। जी सर। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट है बेटा, मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट कर दिया है, अंडरलाइन कर रहा हूं। प्रोस्पेक्टस के अंदर एक डिक्लेरेशन भी होनी चाहिए कि हमने कुछ भी सिक्योरिटीज कंट्रैक्ट एक्ट, सकरा और सेबी के अगेंस्ट नहीं किया है। इट मींस हमने उनको प्रॉपर कंप्लाई किया है। आपको सारी इंफॉर्मेशन जब भी प्रोस्पेक्टस लेके आओगे, आपको सारी इंफॉर्मेशन सबको बतानी पड़ेगी। दो केस में आपको इंफॉर्मेशन बताने की जरूरत नहीं है। सर क्या है मसला? थोड़ा सा ध्यान से समझाओ बेटे। एक बात सुनिएगा, ये कंपनी है, ये फर्स्ट टाइम अगर कोई चीज बताती है तो सबको बताए, लेकिन ये अब की बार जो शेयर इश्यू कर रही है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रही है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर रही है। और दूसरा केस, जो शेयर्स आप लेके आने वाले हैं, जो डिबेंचर्स आप लेके आने वाले हैं, वो बिल्कुल डिट्टो हैं। डिट्टो मतलब यूनिफॉर्म हैं,
यूनिफॉर्म मतलब सेम है, इन ईच एंड ऑल रिस्पेक्ट जैसे पहले इशू किए गए हैं। इन दो केस में आपको इंफॉर्मेशन बार बार बताने की जरूरत नहीं होती है। वैसे तो प्रोस्पेक्टस में ईच एंड एवरी टाइम आपको कंप्लीट मटेरियल इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है, लेकिन दो केस में आपको इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर वही शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जा रहे हैं और या जो शेयर्स अब लॉन्च किए जा रहे हैं बिल्कुल डिट्टो सेम है, किससे? पुराने वाले से। जी सर। भाई ये बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई बच्चा आता है फर्स्ट टाइम मेरे पास कोचिंग के लिए, मैंने पूछा बेटा क्या करते हो, क्या एड्रेस है आपका, मम्मी पापा क्या करते हैं, आपका कैसे इंटरेस्ट बना, वो एक दिन तो अच्छा लगता है। अगर वही बंदा कल आ रहा है, फिर परसों आ रहा है, फिर परले दिन आ रहा है, अब मैं डेली उससे यही बात थोड़ी ना पूछ सकता हूँ। वो फर्स्ट टाइम क्लियर होगी तो क्लियर हो गई। जी सर। चलिए इस बात को छोड़ के अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट लिखता है प्रोस्पेक्टस की, इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ध्यान से मार्क लीजिएगा। प्रोस्पेक्टस की जो डेट है वही इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन मानी जाती है। मतलब सर जो डेट प्रोस्पेक्टस के अंदर डाल दी वही इसकी पब्लिकेशन की डेट मान ली जाएगी। कोई भी प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले रजिस्ट्रार, जिसको हम अपनी क्लास के अंदर मामा बोलते हैं, रजिस्ट्रार को हम क्या बोलते हैं बेटा? मामा। कोई भी प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले मामा के पास, रजिस्ट्रार के पास इसकी एक कॉपी देनी बहुत जरूरी है। अगर रजिस्ट्रार के पास कॉपी नहीं गई, प्रोस्पेक्टस आपका इनवैलिड हो जाएगा साहब। जी सर। पांचवें पॉइंट के आगे इंपॉर्टेंट मार्क करें, इसमें से केस स्टडी बन सकती है, क्वेश्चन बन सकता है। क्या प्रोस्पेक्टस के अंदर किसी एक्सपर्ट की स्टेटमेंट डालनी चाहिए? वैसे तो ना डालो तो कुछ चल जाएगा, लेकिन डालनी अगर है तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन कुछ कंडीशन लगा रहे हैं। सर थोड़ा सा और क्लियर करो, एक्सपर्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? कोई भी सीए, सीएस, सीएमए या वैल्यूअर, रजिस्टर्ड वैल्यूअर, एडवोकेट जो भी अपने आप को बोलता है कि मेरी इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज है, वो एक्सपर्ट होता है। सर एक्सपर्ट की स्टेटमेंट हम प्रोस्पेक्टस में डालते क्यों हैं? रटवाइए मत, समझाइए। मैं रोहतक का, मैं इंडिया का सबसे बड़ा कंपनी लॉ का जानकार हूं, एक्सपर्ट हूं, और कोई कंपनी है जो नए शेयर्स लॉन्च कर रही है और उसमें मैंने उसके प्रोस्पेक्टस में लिख के दे दिया कि मैं वेद सोनी, सीए वेद सोनी, ये कह रहा हूं कि एज ए एक्सपर्ट इस कंपनी के शेयर्स खरीद लेने चाहिए और ये कंपनी बहुत अच्छी है। तो जैसे ही मैंने ये चीजें उसके अंदर डाल दी तो इसका एक प्रभाव पड़ेगा पब्लिक के ऊपर। जब इस बंदे ने बोला है, जब इतना फेमस बंदे ने बोला है कि इस कंपनी के अंदर दम है, इसके शेयर खरीद लेने चाहिए, तो फिर शेयर खरीद ही लेते हैं। कल को कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो एक्सपर्ट को जूते जरूर लगेंगे। इसका मतलब सर सीधा सीधा समझ में आ गया, कंपनीज क्या करती हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की स्टेटमेंट डलवा देती हैं ताकि लोग प्रभावित होकर, इन्फ्लुएंस होकर कैपिटल को सब्सक्राइब कर दें, अपना पैसा लगा दें कंपनी के अंदर। लेकिन हमारा कंपनीज एक्ट इस बात पे बिल्कुल स्ट्रिक्ट है भाई साहब। जो भी एक्सपर्ट अपनी बात डालेगा कंपनी के लिए, जो भी एक्सपर्ट अपनी बात बोलेगा, पहली चीज वो कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, कंपनी के किसी भी काम में एंगेज नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो भी बात बोलेगा ट्रू एंड फेयर बोलेगा। अगर कल को कुछ दिक्कत हुई तो उसको लगेंगे जूते। जी सर। ठीक है, ये बता रखा है एक्सपर्ट कौन होना चाहिए। एक्सपर्ट इंजीनियर भी हो सकता है, वैल्यूअर भी हो सकता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी, कोई भी हो सकता है। एक्सपर्ट में क्या दिक्कत है? अब तक की जो बातें पढ़ी उसको इंस्टीट्यूट ने समराइज करके दे रखा है। प्रोस्पेक्टस मस्ट बी डेटेड होना चाहिए, साइन होना चाहिए, सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, सारी रिपोर्ट्स होनी चाहिए। एक्सपर्ट अपनी रिपोर्ट डाल सकता है लेकिन वो एक्सपर्ट एंगेज नहीं होना चाहिए, उसको रिटर्न कंसेंट देनी पड़ेगी और एक बार अपनी कंसेंट देके उसको कंसेंट को विड्रॉ नहीं करना है, ये ध्यान रखना है। विड्रॉ करनी है तो प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले विड्रॉ कर ले, एक बार प्रोस्पेक्टस जारी हो गया तो उसके बाद वो विड्रॉ नहीं करनी है। ठीक है सर। प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड विद इन स्पेसिफाइड टाइम, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो बेटा, तुम्हारे 30% क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस पे आएंगे, इसलिए ये छोटे छोटे पॉइंट एमसीक्यू में कवर होते हैं। प्रोस्पेक्टस टू बी इशूड विद इन स्पेसिफाइड टाइम मतलब जिस दिन रजिस्ट्रार को आपने इसकी कॉपी दी थी उस दिन के 90 डेज के अंदर, 90 दिन के अंदर अंदर आपको प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ेगा। अगर आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया तो आपका प्रोस्पेक्टस मर जाएगा। इसका मतलब जिस दिन रजिस्ट्रार को कॉपी दी 90 दिन के अंदर अंदर प्रोस्पेक्टस को इशू कर दो। जी सर। अगर आपके प्रोस्पेक्टस में ये सारी चीजें नहीं हैं, एक्सपर्ट की स्टेटमेंट आपने बिना पूछे डाल दी है, आपने सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी हैं, आपने कुछ गलती करी है, तो आपके ऊपर पेनल्टीज दे रखी हैं। 50,000 रुपये मिनिमम फाइन से लेकर 3 लाख रुपए तक का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। जी सर। एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, एक कंपनी है, कंपनी का बंदा पब्लिक से पैसा उठा रहा है और मजे की बात भोंदू ने प्रोस्पेक्टस जारी नहीं किया, ये सारा पैसा वापस देना पड़ेगा क्योंकि ये रूल के खिलाफ है। बिना प्रोस्पेक्टस जारी किया पब्लिक से पैसा नहीं ले सकते हैं। जिससे भी पैसा लिया है मां का समा सारा पैसा वापस देना पड़ेगा। जी सर। तो एग्जांपल भी बेटा मैंने करवा दिया है, इसको पढ़ लेना।
पब्लिक ऑफर ऑफ सिक्योरिटी टू बी डील इन डीमेटलाइज फॉर्म, इस टॉपिक को एग्जाम के लिए बिल्कुल भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 2018 के बाद से ही डीमेटलाइजेशन कंपलसरी हो चुका है। ये सारी बातें बेकार की हैं। डीमेटलाइजेशन क्या होता है? अरे अब तो कोई भी कंपनी जो पब्लिक ऑफ शेयर ऑफर करेगी मस्ट है उसको डीमेटलाइज शेयर ही इशू करने पड़ेंगे। तो ये टॉपिक आप हटा दो बेटा। आपको सीधा स्टार्ट करना है टॉपिक नंबर 4 से, एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। सर ये प्रोस्पेक्टस हमने आज तक देखा नहीं है बेटा, तुमने देखा है? तुमने इंस्टीट्यूट का, कॉलेज का, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपने प्रोस्पेक्टस देखा होगा। आप जिस स्कूल से पढ़े होंगे उसने भी आपको जरूर प्रोस्पेक्टस दिया होगा। उस प्रोस्पेक्टस में जो आपका प्रिंसिपल होता है उसका मैसेज, फिर बोर्ड ऑफ चेयरमैन जो होता है उसका मैसेज, फिर जिन जिन बच्चों ने अच्छे मार्क्स लिए हैं, जहाँ पदक जीते हैं, मेडल्स जीते हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाके लगे हैं, उन सभी बच्चों के फोटो वोटो होते हैं। और वो प्रोस्पेक्टस नए एडमिशन्स के टाइम पे सबको दिखाया जाता है। अल्टीमेटली नए लोगों को अट्रैक्ट किया जाता है कि तुम भी आओ हमारे स्कूल में पढ़ो। आपने किसी भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर, किसी भी स्कूल वाले का ऐसा प्रोस्पेक्टस नहीं देखा होगा जिसमें उसने ये कहा है लो मैंने इतने बच्चे फेल कराए, लो मैंने इतनों की जिंदगी को नाश कर दिया। इस टाइप की बातें प्रोस्पेक्टस में नहीं लिखी जाती। मतलब प्रोस्पेक्टस एक लुभावना आइटम होता है जिसके अंदर हम लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। जी सर। तो एडवर्टीजमेंट जब आप प्रोस्पेक्टस के अंदर करेंगे तो कहता है आपको अपने ऑब्जेक्ट्स बताने पड़ेंगे, मेंबर्स की लायबिलिटी बतानी पड़ेगी, साइन वाइन करके आपको देना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर भी आपको बताना पड़ेगा। जी सर। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जो डेफिनेशन में भी आया था, व्हाट इज शेल्फ प्रोस्पेक्टस एंड व्हाट इज एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस एक कंपनी है बेटा, वो थोड़ी थोड़ी करके शेयर इशू करती है, थोड़ी थोड़ी करके। इस थोड़ी को हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंटली। एक कंपनी फ्रीक्वेंटली डिवेंचर इशू करती है और जब भी शेयर या डिवेंचर इशू करती है उसको हर टाइम पे प्रोस्पेक्टस फाइल करना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस को तैयार करना और इसको फाइल करना रजिस्ट्रार के पास एक बहुत ही लंबा टास्क होता है जिसके अंदर ढेर सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं। तो हर बंदा इन फॉर्मेलिटीज से बचना चाहता है। एक कंपनी जो थोड़ी टाइम बाद अपने शेयर या डिवेंचर जारी, सिक्योरिटी जारी कर रही है तो उसको बड़ा ही टेक्निकल लगता था और बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती थी, हर बार रजिस्ट्रार को सारी बातें बतानी पड़ती थी। ऐसे टाइम पे, ऐसे मुश्किल के हालात में एक नया कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ जिसका नाम है शेल्फ प्रोस्पेक्टस। शेल्फ प्रोस्पेक्टस ने पहली बार प्रोस्पेक्टस को एक लाइफ दी। इसने कहा भाई साहब एक प्रोस्पेक्टस की जो शेल्फ प्रोस्पेक्टस इसकी लाइफ 1 साल है। 1 साल तक, जिस दिन पहला शेल्फ प्रोस्पेक्टस आया था, 1 साल तक कंपनी अब ऐसे ऐसे जितने भी शेयर्स लेके आएगी उसको दोबारा से फर्दर प्रोस्पेक्टस जारी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जब 1 साल हो जाएगा इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी, इसके बाद अगर कोई आपको इशू लेके आना है तो आपको फिर से नया प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ेगा। सर मजा आ गया? 1 साल के अंदर इसका मतलब वैसे जितने मर्जी इशू लेके आओ आपको कोई प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन चूंकि टाइम पीरियड लंबा है, चूंकि 1 साल का मुद्दा है, इसलिए हो सकता है सर कंपनी के अंदर कोई चेंज आ जाए। यहां पे पहला प्रोस्पेक्टस गया था, अब दूसरा यहां पे गया है, तीसरा यहां पे गया है। सर कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर चेंज आ गया, कंपनी के अंदर नए चार्जेस क्रिएट हो गए, कंपनी ने नए लोन्स ले लिए। तो ये जो चेंजेस आए हैं क्या ये भी आपको रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं? द आंसर इज यस, हमें इन्फॉर्म करने हैं। इसका मतलब सर प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करने, लेकिन प्रोस्पेक्टस की जगह पे एक चीज आएगी बेटा जिसका नाम है इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम। इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है, इसको आप याद कर लें। इसका मतलब सर शेल्फ प्रोस्पेक्टस में अगर हमें प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करना सेकंड टाइम पे, थर्ड टाइम पे, फोर्थ टाइम पे, लेकिन हमें मेन चीजें बतानी है, मेटेरियल आइटम्स बताने हैं, की अपडेट्स बताने हैं, और वर्ड आप याद करेंगे इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के थ्रू बताने हैं। समराइज करते हैं फटाफट। शेल्फ प्रोस्पेक्टस ने पहली बार 1 साल की लाइफ दी। जी सर। इस 1 साल के अंदर जितने भी मल्टीपल आप इशू लेके आएंगे कोई प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं। जी सर। लेकिन जब भी आप सेकंड प्रोस्पेक्टस या थर्ड फोर्थ जो भी लेके आएंगे तो पहले वाले से जितने भी चेंजेस आए हैं, चेंजेस आपको इन्फॉर्म जरूर करने पड़ेंगे। किसको? रजिस्ट्रार को। सर एक चीज और बताओ, जब हम नया ऑफर लेके आ रहे हैं, सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी लेके आ रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम उसके बाद बताना है पहले बताना है? बेटा नया ऑफर लाने के कम से कम 1 महीने पहले आपको रजिस्ट्रार को सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देनी है। जी सर। टी ब्रेक कर लिया था। तो इस तरीके से हमने शेल्फ प्रोस्पेक्टस को किया खत्म। इसमें मैंने अंडरलाइन कर रखा बेटा इंफॉर्मेशन, अरे भाई इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम क्या होता है? इसके अंदर की अपडेट्स और आपको चेंजेस बताने होते हैं। शेल्फ प्रोस्पेक्टस की डेफिनेशन भी दे रखी है आपको अगले पेज पे।
शेल्फ प्रोस्पेक्टस मीन्स प्रोस्पेक्टस जिसके अंदर आपको एक या एक से ज्यादा इशू पे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम पे विदाउट द इशू ऑफ फर्दर प्रोस्पेक्टस, आपको फर्दर कोई भी प्रोस्पेक्टस जारी करने की जरूरत नहीं है। सर एक चीज बताइए, जो फर्स्ट टाइम प्रोस्पेक्टस जारी किया था उस टाइम तो बताना पड़ेगा ना सारी बात, बिल्कुल फर्स्ट ऑफर पे बता दो। उसके बाद जितने भी ऑफर आएंगे उसमें नो फर्दर प्रोस्पेक्टस इज रिक्वायर्ड, सिर्फ क्या बताना है, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। सर ये सेकंड बात आ गई, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम। अब बिना देखे बेटा बता दो, इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर क्या होता है, सारे की अपडेट्स, सारे चेंजेस, मटेरियल चेंजेस, बड़े बड़े चेंजेस, कहां से, पहले ऑफर से लेके दूसरे ऑफर तक, इन बिटवीन जितने भी चेंजेस आए हो सारे इन्फॉर्म कर दो। जी सर। इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम को और शेल्फ प्रोस्पेक्ट को सर क्या बोलेंगे बेटा, इकट्ठा तो ये प्रोस्पेक्टस ही बोला जाएगा। ये थर्ड पॉइंट भी आपका कवर हो गया। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एग्जाम ओरिएंटेड, व्हाट इज रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग, रेड हेरिंग के साथ आप लिख लेंगे कच्चा, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कच्चा। जैसे छोटे बच्चे की कच्ची रोटी हो जाती है वो बाद में बड़ा होकर पक्की रोटी होती है, वैसे ही रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस मींस एक कच्चा प्रोस्पेक्टस। सर कच्चा मतलब जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स नहीं होती हैं, जिसमें कितने नंबर आप शेयर जारी करेंगे और किस प्राइस पे जारी करेंगे ये दोनों डिटेल रेंज में दे रखी होती है लेकिन एक्यूरेट डिटेल नहीं होती, ऐसी चीजों को बोला जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, ना तो बंदा ये बता रहा कितने नंबर ऑफ शेयर्स जारी करूंगा और ना ये बता रहा किस प्राइस पे जारी करूंगा। बेटा इस मेथड को बुक बिल्डिंग मेथड बोलते हैं, लोग बड़े तेज तरह आ रहे हैं। क्या लगता है, जैसे पहले क्या होता था, फिक्स मेथड के अंदर हम शेयर का प्राइस रख देते 15 रुपीज और 1 लाख शेयर हमने जारी कर दिए। पोस्ट क्लोजर के बाद हमें पता लगता अरे भाई शेयर का वैल्यू तो 20 रुपए होनी चाहिए थी, हम तो अपनी चीज को सस्ते में बेच बैठे। अब बचता क्या होता है, इसका मतलब सर अब वाले लोग डिमांड एंड सप्लाई को देखते हुए पहले एक रेंज जारी कर देते हैं, मेरे शेयर की वैल्यू रहेगी 10 रुपए से लेके मैक्सिमम 30 रुपए तक की और मैं शेयर इश्यू करूंगा 1 लाख से लेके 3 लाख तक के। जैसी जैसी मार्केट से डिमांड आएगी उस तरीके से हम इसको फाइनलाइज कर देंगे। इसका मतलब कच्चा प्रोस्पेक्टस एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देता है और बाद में कभी ना कभी जब इश्यू क्लोज हो जाता है तो इसकी पक्की वैल्यू निकल आती है, उसको बोलते हैं पक्का प्रोस्पेक्टस। सर अब सारा समझ में आ गया, ताकि लोग अपनी चीजों का सही सही मूल्य निकाल पाएं, मार्केट की डिमांड सप्लाई को देखते हुए प्राइस निकल जाए, ऐसी चीज को बोला जाता है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। सर पेपर में पूछा जाए तो क्या बोलेंगे रेड हेरिंग का मीनिंग? सिंपल एक बात याद रखनी है, रेड हेरिंग मींस एक ऐसा प्रोस्पेक्टस विच डज नॉट इंक्लूड विच डज नॉट कंटेन अ कंप्लीट पर्टिकुलर, विच डज नॉट इंक्लूड कंप्लीट पर्टिकुलर्स। किसकी पर्टिकुलर? क्वांटम के और प्राइस के ऑफ द सिक्योरिटी। सर ये रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कच्चा है तो क्या इसको मामा जी को देना पड़ेगा? मामा जी मींस रजिस्ट्रार। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस आपको रजिस्ट्रार को देना है, पक्के प्रोस्पेक्टस के जारी होने से पहले इसको रजिस्ट्रार के पास फाइल कर देना है। सर इस कच्चे में हम कुछ भी झूठ बोल दे ना, कच्चे के की भी वही ऑब्लिगेशन है, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस के अंदर भी उतने ही जूते लगेंगे जैसे पक्के में झूठ बोलने पे लगते हैं। जी सर। सर आज तो हमने रेड हेरिंग रजिस्ट्रार के पास फाइल कर दिया है, लेकिन जब ये चीज फाइनल हो जाएंगी क्या फिर फाइनल बातें भी बतानी पड़ेंगी? जी बेटा बिल्कुल बतानी पड़ेंगी। तो चारों पॉइंट आपको मैंने करवा दिए हैं। अब सवाल आया थर्ड, व्हाट इज एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। आज के व्यस्त समय के अंदर टाइम किसी के पास भी नहीं है तो हर बच्चा नोट से पढ़ना चाहता है, समरी से पढ़ना चाहता है, तो एक वर्ड दिमाग में रखना, एब्रीज्ड मींस समरी। प्रोस्पेक्टस कई पेज का हो सकता है, कई पेजेस का प्रोस्पेक्टस हो सकता है, तो बहुत सारे बंदों को इतने लंबे लंबे पेजेस पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सीधा वो क्रक्स देखना चाहते हैं। तो सेबी ने कुछ मेन फीचर बताए हैं कि ये प्रमुख फीचर अगर एक पेज पे लिख दिए जाएं तो ये प्रोस्पेक्टस का ही काम करेगा। इट मींस हम कह सकते हैं डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस की समराइज कॉपी, डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस की समराइज कॉपी को हम एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। लेकिन इस समरी में इतना भी कम मत कर देना कि इसमें कुछ भी ना डालो, इसमें वो सारे फीचर्स डालने पड़ेंगे, वो सारे फीचर्स डालने पड़ेंगे जो सेबी ने ऑथराइज कर रखे हैं। ये देखिए बेटा, एज मे बी स्पेसिफाई बाई सेबी, और इसमें क्या होते हैं, सैलिएंट फीचर होते हैं, साइलेंट नहीं सैलिएंट फीचर्स होते हैं। इन अदर वर्ड्स में कहता है एब्रीज प्रोस्पेक्टस इज ए समराइज्ड फॉर्म ऑफ एक्चुअल प्रोस्पेक्टस। जी सर। अब नेक्स्ट आ गया डीम्ड प्रोस्पेक्टस। बेटा शेल्फ हमने सीख लिया जिसकी 1 साल की लाइफ होती है, एब्रीज्ड हमने सीख लिया जो एब्रीज्ड हमने सीख लिया जो समरी फॉर्म में होता है, रेड हेरिंग हमने सीख लिया जो कच्चा प्रोस्पेक्टस होता है। अब आया डीम्ड प्रोस्पेक्टस। डीम्ड वही जो डेफिनेशन वाला है, एनी डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट चाहे वो कागज का टुकड़ा भी क्यों ना हो, जिसने ऑफर दिया है पब्लिक को क्या करने का, शेयर खरीदने का, हम उसको डीम्ड प्रोस्पेक्टस मान लेंगे। और इसकी वो सारी ऑल एनेक्टमेंट एंड रूल्स, वो सारे रूल्स सारे लॉ उसके ऊपर डिट्टो लगा दिए जाएंगे जो किसी प्रोस्पेक्टस के ऊपर लगाए जाते हैं। रूल नहीं, जो जूते वहां लगते हैं गलती करने पर वही जूते आपको डीम्ड प्रोस्पेक्टस में भी मार दिए जाएंगे। ठीक है सर। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है
सर एक बात बताओ, आपने जैसे अब बोला कागज के टुकड़े से भी, किसी रद्दी कागज के टुकड़े से भी पब्लिक को अगर इनवाइट किया या किसी भी बंदे को इनवाइट किया कि मेरे शेयर ले लो, उसको आपने क्या मान लिया? प्रोस्पेक्टस। क्या मान लिया सर? अब ये प्रोस्पेक्टस जो डीम्ड प्रोस्पेक्टस है, इसको पब्लिक ऑफर माना जाएगा या प्राइवेट ऑफर माना जाएगा? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मामला है कि डीम्ड प्रोस्पेक्टस को पब्लिक ऑफर माना जाता है या प्राइवेट। बेटा दो चीजें चेक करते हैं, दो कंडीशन चेक करते हैं। जिसको पहली बार शेयर दिया गया था उसको बोलते हैं एलओटी, ओरिजिनल एलओटी। जिसको पहली बार शेयर दिया गया था, अगर उसने शेयर के सारे पैसे नहीं भरे हैं, सारे पैसे नहीं दिए हैं, जैसे 10 रुपए का शेयर है तो उसने 2 ही दे रखे हैं बस, सारे पैसे पे नहीं किए हैं, और दूसरा विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ 6 महीने के अंदर अंदर वो शेयर बेच के पब्लिक को निकल गया, इसका मतलब सर लोग बहुत तेज तर आ रहे हैं पब्लिक ऑफर से बचने के लिए। काम पब्लिक वाले करते हैं, पहले कुछ लोगों को शेयर देते हैं, फिर इनको बोल देते हैं तुम बेच के पब्लिक को निकल जाना, अल्टीमेटली पब्लिक से पैसा आ जाएगा। ऐसा नहीं होने देंगे हम। आपके ऑफर को पब्लिक ऑफर मान लेंगे। जिस बंदे को आपने शेयर दिया था स्टार्टिंग में, अगर वो 6 महीने के अंदर शेयर बेच के निकल गया, और दूसरा अगर उसने सारे पैसे नहीं दे रखे हैं, अगर ये दोनों कंडीशंस के बीच में एंड लगा हुआ है, ये दोनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो इस ऑफर को पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें से एक भी कंडीशन टूटती है तो पब्लिक ऑफर नहीं माना जाएगा। सर समझ गए? सर और क्या क्या बतानी पड़ती है? सेक्शन 26 की इफेक्ट्स में आपको ये भी बता रखा है कि सारी इंफॉर्मेशन के अलावा आपको कुछ और बातें भी बतानी पड़ती हैं। टोटल प्रोस्पेक्टस से आपको कितना पैसा रिसीव हुआ है, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था बायर सेलर के बीच में या शेयर होल्डर के और कंपनी के बीच में, इसको कहां पे सेबी कल को इंस्पेक्ट कर सकती है, ये जानकारी भी आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर देनी होती है। ये कॉन्सेप्ट वो है जो मैंने अभी जस्ट इसको समझाया था, 6 महीने वाला कॉन्सेप्ट, और उसने सारे पैसे दे रखे हैं, या तो पब्लिक माना जाएगा या पब्लिक नहीं माना जाएगा। अल्टीमेटली या तो डीम्ड माना जाएगा या डीम्ड नहीं माना जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ गया, इंपॉर्टेंट ही है भी। सर कुछ बंदे कंपनी के पास इकट्ठे होके आते हैं, 10 से 12 शेयर होल्डर हैं, मान लो। वो कहते हैं कंपनी को, कंपनी जी हम आपके शेयर होल्डर हैं, हमने आपके शेयर्स ले रखे हैं, अब लेकिन अब हमें ये शेयर्स बेचने हैं, हमें बेचने नहीं आते, हमारे ब्याह पे आप बेच दो पब्लिक को। तो ध्यान दीजिए, यहाँ कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही है, बड़े ध्यान से बेटा, यहाँ कंपनी शेयर इशू नहीं कर रही है। कुछ शेयर होल्डर्स जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर हैं, वो कंपनी के पास आ रहे हैं और कह रहे हैं हमारे शेयर हमारे ब्याह पे आप बेच दो। इसका मतलब सर, अब कंपनी कह रही है भाई मेरे साथ एक लफड़ा है, अगर मैं कुछ भी जारी करूंगी, एक कागज का टुकड़ा भी, कुछ भी नोटिस इशू करूंगी, तो इसको मेरी लिहाज में कंपनीज एक्ट प्रोस्पेक्टस मान लेगा, इसलिए आप मेरे से मत बिकवाओ। लेकिन वो कहते हैं भाई सब कंपनी जी आपको बेचने पड़ेंगे, हमें बेचने नहीं आते हैं। तो पोजीशन क्लियर है। कुछ बंदे कंपनी के पास आते हैं, कंपनी उनके ब्याह पे उनसे परमिशन लेके उनके शेयर बेच रही है, लेकिन जिस भी मोड के थ्रू, जिस भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जिस भी नोटिस के थ्रू ये शेयर बेचा जाएगा, उसको प्रोस्पेक्टस मान लिया जाएगा। सर एक चीज बताओ, ये शेयर बेचने थे किसी और को और बेच रही है कंपनी, तो खर्चे कौन करेगा? बेटा खर्चे सारे के सारे फर्स्ट कंपनी कर देती है, लेकिन बाद में रिम्बर्स कर लेती है, किससे? उन तमाम शेयर होल्डर से। तो पहला पॉइंट में ऑफर दिया है शेयर्स का, किसको? पब्लिक को। किसने? मेंबर की परमिशन के बाद दिया है, एक पॉइंट हो गया। दूसरा, जो भी डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा पब्लिक को ऑफर देने के लिए, उसको डीम्ड मान लिया जाएगा प्रोस्पेक्टस। दूसरा पॉइंट क्लियर जी सर। तीसरा, कंपनी ये शेयर जबरदस्ती बेच रही है, कलेक्टिव ऑथराइजेशन परमिशन दे रखी है, उन लोगों ने कलेक्टिवली मिल के परमिशन दे रखी है, हाँ जितने भी खर्चे होंगे उनका भी रिम्बर्समेंट कर दिया जाएगा। सर ये कॉन्सेप्ट भी क्रिस्टल क्लियर हमारा हो गया। लेकिन सर ये जो प्रोस्पेक्टस माना गया है कंपनी के हैंड में, ये कंपनी वाले प्रोस्पेक्टस से थोड़ा अलग है, क्योंकि बेटा यहाँ कंपनी नए शेयर जारी नहीं कर रही है, इसलिए मिनिमम वैल्यू इतनी सब्सक्राइब होनी चाहिए, इतना अमाउंट पेडअप होना चाहिए, ये तमाम जो अदर प्रोस्पेक्टस की कंडीशंस हैं वो इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती हैं। तो उनको कहाँ कवर कर दिया? एक्सेप्शंस में। फिर से एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आया है, वेरिएशन। वेरिएशन एक खास बात बोलता है, जिस मुंह से, जिस जुबान से बोल के पब्लिक से पैसा लिया है, जिस जुबान से, जिस मुंह से, जिस पर्पज के लिए पैसा लिया है, ये पैसा उसी पर्पज पे खर्च होना चाहिए। अगर आपने पैसा लिया है ये बोल के कि भाई साहब हम तो शू मेकिंग कंपनी है, जूते बनाएंगे एडवांस लेवल के और उन जूतों को करेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है सर, बाद में आपने बिना पूछे कंपनी पब्लिक से पैसा आने के बाद उससे सीमेंट बनानी स्टार्ट कर दी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आप अपना पर्पज चेंज कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट्स क्लोज हैं आपकी चेंज कर रहे हैं, आप प्रोस्पेक्टस में जिस नाम से पैसा लिया गया है उसको वेरी कर रहे हैं, डेविएट कर रहे हैं, तो आपको एसआर पास करना पड़ेगा, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। मींस जिन लोगों ने पैसा दिया उनसे पूछ लो, भाई साहब पुराने काम में बेनिफिट नहीं है, नया काम करना चाहते हैं, आप कहो तो कर लें। जी सर समझ में आ गया। सर सबसे पूछेंगे या कुछ लोगों से पूछ लें? बेटा सबसे पूछना पड़ेगा, और पूछना पड़ेगा आपको पोस्टल बैलेट के थ्रू।
एक मोड होता है पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट के थ्रू आपको पूछना पड़ेगा, हर घर पे चिट्ठी या मेल डालनी पड़ेगी, फिर मेल से जो कंसेंट डिसेंट आएंगी उसमें अगर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होता है तो ही आप प्रोस्पेक्टस के ऑब्जेक्ट्स को वेरी कर सकते हैं। तो वेरिएशन कर सकते हैं जी सर, कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी। कैसे लेनी पड़ेगी? एसआर आपको पास करना पड़ेगा। सर ऐसा, ये अप्रूवल लेने से पहले कंपनी को नोटिस जारी करना पड़ता है, और ये नोटिस बड़ा इंपॉर्टेंट नोटिस होता है, इसलिए इसको इंग्लिश न्यूज़पेपर में भी वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में भी, कंपनी की वेबसाइट पे भी, अखबारों में भी, हर जगह डालना पड़ता है। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है कि हम अपना प्रोस्पेक्टस का यूज चेंज कर रहे हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, पोस्टल बैलेट के थ्रू पास करना पड़ेगा, हर घर में चिट्ठी जाएगी और चिट्ठी के साथ एक स्टेटमेंट, एक एजेंडा जाएगा। हमारा ओरिजिनल पर्पज, हमने क्या बोल के पैसे लिए थे, हमने कितने पैसे आपसे उठाए थे, उसमें से कितना पैसे हमने खर्च कर लिया, कितना पैसा अभी बचा हुआ है, कितना पैसा भी बचा हुआ है, हम नया काम क्या करने जा रहे हैं, हम ऐसा वेरिएशन क्यों कर रहे हैं, नए काम पे जाने के पीछे क्या रीजन है, हम पुराना काम क्यों छोड़ रहे हैं, नए काम में क्या रिस्क फैक्टर हैं, तमाम सारी चीजें बताई जाती हैं। अगर शेयर होल्डर को लगेगा वो सेटिस्फाइड होंगे तो अप्रूवल दे देंगे, अदरवाइज मना कर देंगे। जी सर। सर 95% लोग मान गए, 95 लोग कह रहे हैं भाई साहब नया धंधा कर लो, मार्जिन है कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 4-5 लोग ऐसे हैं हर तरीके से मना लिए, निपटा लिए, पैर दबा लिए, मान ही नहीं रहे। ऐसे लोगों को बोला जाता है बेटा डिसेंटिंग शेयर होल्डर। क्या बोलते हैं? डिसेंटिंग शेयर होल्डर। इनको बोलते हैं भाई अपने पैसे लो और जाते नजर आओ, एग्जिट ऑफर। भाई आपने पैसे दे रखे हैं, हम आपको आपका पैसा दे रहे हैं, अगर आप किसी भी तरीके से नहीं मान रहे तो पैसे लो और चलता बनो। जी सर। ठीक है सर। नेक्स्ट टॉपिक है सिक्योरिटीज टू बी डेल्ट विद इन स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस, अगर कोई कंपनी पब्लिक ऑफर जारी करना चाहती है तो भाई साहब सीधी सीधी बात है, उसको एक या एक से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस से परमिशन लेनी पड़ेगी, अप्लाई भी करना पड़ेगा और परमिशन भी लेनी पड़ेगी। अगर सिर्फ अप्लाई करके छोड़ दिया और स्टॉक एक्सचेंज ने परमिशन नहीं दी है तो आप शेयर्स पब्लिक को जारी नहीं कर सकते हैं। सर एक कंपनी को, ये कंपनी है सर, जी सर बेटा, ये पब्लिक ऑफर लाना चाहती है, जी बेटा, सर इसको कितनी एक्सचेंजेस से परमिशन लेनी पड़ेगी? बेटा परमिशन लेने के लिए, जैसे मान लो ये स्टॉक एक्सचेंज है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, एमएससी बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये स्टॉक एक्सचेंजेस हैं सर, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज। ये कंपनी पहले इनको अप्लाई करेगी कि प्लीज हमें अप्रूवल दे दो कि हम अपने शेयर्स आपके प्लेटफॉर्म पे डील करना चाहते हैं। तो अप्लाई करना पड़ेगा, साथ में क्या करना पड़ेगा? परमिशन भी लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी। मुद्दा क्या है सर? ये तो आसान सी बात है, अप्लाई कर देंगे परमिशन आ जाएगी। बेटा अगर आपने 2 स्टॉक एक्सचेंजेस को अप्लाई किया है तो ध्यान दें दोनों से परमिशन चाहिए। ये कोई रिक्वायरमेंट नहीं आप 2 से ही परमिशन लेंगे, 2 से लें, 3 से लें, 4 से लें, अप्लाई जितनों से अप्लाई करेंगे उतनों से परमिशन आनी चाहिए। एक से अप्लाई कर दिया, काम चल गया, एक की परमिशन आ गई, वेल डन हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, आपने 5 स्टॉक एक्सचेंजेस को अप्लाई किया, उनमें से 2 की अप्रूवल आ गई और 3 ने रिजेक्ट कर दिया, या 4 की अप्रूवल आ गई, 1 ने रिजेक्ट कर दिया, तो अब आपका शेयर जो इशू है वो वैलिड नहीं रहेगा। इसका मतलब सर क्रक्स ये है, जितनों को अप्लाई करेंगे, एंड लगा हुआ बीच में, उतने से परमिशन लेनी जरूरी है। जी सर। और जब जब हम स्टॉक एक्सचेंजेस अप्रूवल देती हैं, ये बात छुपाने की है, बताने की है, फलां स्टॉक एक्सचेंज पे हमने अप्लाई किया है, भाई दिखाने की बात है ना, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस के फेस पे बात बताई जाएगी कि इस स्टॉक एक्सचेंज से हम अपने शेयर्स डील कराना चाहते हैं। जो भी पैसा आएगा, पब्लिक अब जो भी पैसा लगाएगी, सब्सक्राइब करेगी, वो सेपरेट बैंक, कंपनी का एक अकाउंट होता है उसमें नहीं, कंपनी का एक सेपरेट बैंक अकाउंट खोला जाएगा शेड्यूल बैंक के अंदर, उसी के अंदर ये सारा पैसा रखा जाएगा। सर ठीक है सर, ये पैसा कंपनी के पास आ गया, लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म से शेयर्स को अप्लाई कर दिया, एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया, अब उनको शेयर्स या तो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस मतलब इस पैसे का और कोई भी यूज नहीं किया जा सकता है, या तो इस पैसे को एडजस्ट कर लिया जाएगा, क्या करने में? शेयर एडजस्ट करने में, अलॉट करने में, और जिनको शेयर नहीं दिए गए उनका पैसा क्या कर दो? रिपे कर दो। सर कितने दिन के अंदर रिपे करना होता है ये आपको मैं समझा ही देता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कितने दिन के अंदर पैसा वापस करना है। ये कंपनी है, मैं इसका एक शेयर होल्डर हूँ, मैंने एप्लीकेशन लगाई, मैंने क्या लगाई? एप्लीकेशन लगाई कि प्लीज मुझे क्या दे दो? शेयर दे दो। या तो मुझे शेयर मिलेंगे, अगर शेयर मिलेंगे तो मुझे अलॉट कर दिए जाएंगे, या मुझे शेयर नहीं मिलेंगे। अगर शेयर नहीं मिलेंगे तो देखा जाएगा ये पब्लिक ऑफर था या प्राइवेट प्लेसमेंट थी। अगर पब्लिक ऑफर था, बेटा ध्यान से सुनिएगा, अगर पब्लिक ऑफर था तो 30 दिन के अंदर अंदर ऑफर को खत्म करना होता है। 30 दिन के अंदर अगर आपको शेयर अलॉट नहीं किए गए तो आपका पैसा जिस दिन 30 दिन एक्सपायर हुए उसके 15 दिन के अंदर पैसा आपका वापस दे दिया जाएगा। अगर 15 दिन के अंदर आपका पैसा वापस नहीं दिया तो 15% इंटरेस्ट के साथ ही पैसा रीपे करना पड़ेगा।
लेकिन अगर प्राइवेट प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट है तो 60 डेज का टाइम होता है। अरे सर यहाँ पे 30 डेज थे, यहाँ पे 60 डेज है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको शेयर अलॉट करने होते हैं। लेकिन अगर शेयर अलॉट नहीं करे तो अब ये पैसा 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, 15 डेज के अंदर रिफंड करना है। अगर 15 डेज के अंदर रिफंड नहीं किया तो 12% इंटरेस्ट के साथ ही पैसा रिपे करना पड़ेगा। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है एमसीक्यू पॉइंट से। एमसीक्यू में छोटे छोटे पॉइंट पूछे जाते हैं। पब्लिक ऑफर में 30 दिन का टाइम है, प्राइवेट प्लेसमेंट में 60 दिन का टाइम है। 30 दिन के अंदर शेयर अलॉट नहीं किए तो यहां भी 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना है, यहां भी 15 दिन के अंदर पैसा वापस करना है। पर यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 15 दिन के अंदर नहीं किया तो 15% है, और यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना बेटा, 12% है। जी सर समझ में आ गया सारा। सर मजा आ गया। चलिए बेटा, अगर आपने कोई भी ऐसी कंडीशन लगाई कि हमारे शेयर तो लेने ही लेने पड़ेंगे, नहीं तो जान से मार देंगे, ऐसी तमाम कंडीशंस कंप्लायंसेस क्या होती हैं बेटा, इनवैलिड होती हैं। ये इनसे इनको वॉइड मान लिया जाता है। जी सर। सर और बताओ आगे कुछ आपकी फाइन पेनल्टी दे रखी है, आप याद कर लेना बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेमेंट ऑफ कमीशन। इंपॉर्टेंट, पेमेंट ऑफ कमीशन। ये कमीशन के बारे में आपको पता है, कंपनी जब अंडरराइटर की व्यवस्था करती है शेयर्स बिकवाने के लिए तो ये अंडरराइटर फ्री में काम नहीं करते, इनको कमीशन देना पड़ता है। लेकिन इनके कमीशन की रेट कंपनीज एक्ट के अंदर फिक्स कर रखी है, आप इस रेट को एक्सीड नहीं कर सकते हैं। चार्ट फॉलो कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शेयर्स अगर बिकवाए जा रहे हैं तो 5% shall not exceed, shall not mandatory shall not exceed 5% of the price at which share are issued। जिस प्राइस पे शेयर इशू हुआ है उसका 5% ही मैक्सिमम कमीशन दिया जा सकता है। और वो रेट जो आपके आर्टिकल में लिख रखी है विच एवरेज लेस, इसका मतलब सर एक लाइन में बोलूं, जिंदगी भर 5 से ज्यादा नहीं हो सकती। आपके आर्टिकल में लिखा 8%, एक्ट कहता है 5%, विच एवरेज लोअर तो कितना लगेगा, 5। आपके आर्टिकल में लिखा 3, एक्ट बोलता है 5, तो विच एवरेज लोअर क्या, 3। इसका मतलब सर ये मैक्सिमम रेट है, इस रेट से ज्यादा कमीशन नहीं दिया जा सकता। डिवेंचर्स के केस में 2.5% देना है और शेयर्स के केस में आप 5% तक कमीशन मैक्सिमम पे कर सकते हो। जिसको भी कमीशन पे करोगे प्रोस्पेक्टस में बात बताई जाएगी, अंडरराइटर का नाम, किस रेट से हमें उसका कमीशन देंगे, कितना कमीशन दिया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हाँ, जब आप कमीशन की पेमेंट कर देते हैं तो इसकी एक कॉपी आपको रजिस्ट्रार को भी बतानी पड़ती है ताकि वो उसको नोट डाउन कर लेता है अपने रिकॉर्ड्स के अंदर। ये क्वेश्चन आ गया, एक बंदे ने 3 स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया था, 2 ने परमिशन दे रखी, तो क्या वो फर्दर प्रोसीड कर सकता? आप बोल देंगे साफ अप्लाई 3 में किया तो परमिशन भी 3 की चाहिए। सर आपने सिखा रखा है। जी बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5% 3% कमीशन वाला। ये कॉन्सेप्ट भी हमारा क्रिस्टल क्लियर हो चुका है। अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बाय ए कंपनी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 90% बच्चे इसमें कंफ्यूज है अलॉटमेंट के अंदर। बेटा 2 अलग अलग वर्ड हैं, ध्यान सुनो। ये कंपनी में ध्यान सुनिए बेटा, ये कंपनी अगर शेयर्स अलॉट करना चाहती है, अगर कोई कंपनी शेयर अलॉट करना चाहती है तो 2 कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। मिनिमम अमाउंट, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इसके पास आ जाना चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए सर? और 12th वाली बात भूजना, 95% फलाना डिमका, ऐसा कंपनी एक्ट में कहीं कुछ नहीं लिख रखा। मिनिमम सब्सक्रिप्शन उतना आना चाहिए जितना स्टेटेड है, स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस। राइटिंग गंदी है, एडजस्ट कर लेना। जितना प्रोस्पेक्टस में लिख दिया उतना मिनिमम सब्सक्रिप्शन आ जाना चाहिए। सर प्रोस्पेक्टस में लिख रखा 80%, तो 80% ही आना चाहिए, उससे इतना सा भी कम नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेक्टस में लिखा 90%, तो जितना लिख दिया उतना आना चाहिए। कैपिटल को सब्सक्राइब करना अलग वर्ड है, और सब्सक्राइब करने के बाद उसकी पेमेंट करना, शेयर्स की वैल्यू को पे करना, सम पेबल, ये अलग वर्ड है। ये सम पेबल जो है आपके शेयर के नॉमिनल प्राइस का नॉट लेस देन 5% से कभी भी बिलो नहीं जा सकता, कम नहीं हो सकता। तो जितना अमाउंट आपने प्रोस्पेक्टस में लिखा है उतना लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया हो, और जितना आपने पेमेंट मांगी है उतनी पेमेंट आपके पास आ गई हो। ये पेमेंट का जो रेशियो है, ये नॉमिनल वैल्यू का कभी भी 5% से कम नहीं हो सकता, आप ज्यादा रख सकते हो। तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो गई हैं तो ही आप अलॉटमेंट कर सकते हो। इसका मतलब सर एक कंडीशन भी टूट गई, अगर लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया जितना प्रोस्पेक्टस में लिखा गया था, या सब्सक्राइब तो कर लिया लेकिन उतना अमाउंट पे नहीं किया गया जितना लिखा गया था, तो आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते। सर अलॉट नहीं करेंगे तो अब क्या करेंगे? 2 मिनट पहले जो पिक्चर बताई थी वही करेंगे। ये शेयर्स का सारा पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। सर कैसे वापस देंगे? बेटा प्राइवेट प्लेसमेंट है तो 60 दिन का टाइम होता है, पब्लिक ऑफर है तो 30 दिन का टाइम होता है। 30 और 60 के बाद आप 15 डेज के अंदर अंदर पैसा वापस कर दो। नहीं वापस किया तो आपको पता है यहां तो पैसा देना पड़ेगा 12% के हिसाब से, और यहां पैसा देना पड़ेगा 15% इंटरेस्ट के हिसाब से। तो बेटा ये अलॉटमेंट के लीगल प्रोविजन मैंने सिखा दिए। मिनिमम अमाउंट मस्ट है, मिनिमम अमाउंट मस्ट है, आना चाहिए।
जितना अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस उतना अमाउंट आना चाहिए, सब्सक्राइब होना चाहिए, एंड सम्स पेबल, जितना पैसा लिख रखा है उतना पैसा भी आपके पास आ जाना चाहिए। अगर नहीं आया, जो सम पेबल है, ध्यान रखना सम पेबल पे कंडीशन है, शेल नॉट बी लेस देन 5% ऑफ द नॉमिनल अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी, आपकी सिक्योरिटी के प्राइस से 5% से कम पैसा नहीं हो सकता। कंसिक्वेंसेस, अगर सर ये सब्सक्रिप्शन नहीं आया और पेमेंट नहीं आई तो क्या होगा, ये पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। सर यहाँ तो 30 डेज लिख रखा है, बेटा ये पब्लिक ऑफर का केस है, अगर प्राइवेट प्लेसमेंट होता तो यहाँ 60 होता। सर ये पैसा वापस देना पड़ेगा, जी देना पड़ेगा। कितने दिन के अंदर, ऑफर क्लोज होने के तुरंत बाद देना पड़ेगा, 15 दिन के अंदर अंदर। अगर सर हमने नहीं दिया तो ये पैसा आपको 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वापस देना पड़ेगा। जी सर, एक भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो हम प्रोस्पेक्टस के अंदर छोड़ के चल रहे हैं। हाँ, जिन जिन लोगों को पैसा वापस दे दिया वो लगे, जिनको शेयर्स अलॉट कर दिए उनकी एक रिटर्न भरनी पड़ती है। ये रिटर्न जिस दिन आपका ऑफर क्लोज हो गया उसके 1 महीने के अंदर अंदर आपको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट तैयार करके रजिस्ट्रार के पास भेज देनी होती है। ये 30 डेज का टाइम दे दिया, मैंने आपको बता दिया था। ये 2-3 पॉइंट है, इनको काट दो, किसी काम की नहीं है। चलिए आगे, अब तक जो हमने पढ़ा है उसको समराइज कर रखा है इंस्टीट्यूट ने। सिक्योरिटीज को अलॉट करना है, मिनिमम वैल्यू आपके पास आनी चाहिए, सम्स पेबल 5% से कम नहीं हो सकता। अगर नहीं आया 30 डेज के अंदर अंदर तो आपको 15 डेज फर्दर के अंदर ही पैसा वापस देना पड़ेगा। अगर आपने पैसा वापस नहीं दिया तो 15% इंटरेस्ट के साथ आपको पैसा रीपे करना पड़ेगा। और अगर आप अलॉटमेंट कर रहे हैं तो 30 दिन के अंदर क्या कर दो, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट फाइल कर दो। जी सर, जो बातें ऊपर पढ़ाई उनको फिर से डुप्लीकेशन में लिख रखा है, डुप्लीकेशन है, बेशक काट दो, डुप्लीकेशन में बातें बता रखी हैं। जी सर, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल 4 में सिखा चुका हूं। अमाउंट स्टेटेड इन प्रोस्पेक्टस में 80, जो प्रोस्पेक्टस में लिख रखा है उसका 80% इनके पास आया है, जबकि मैंने क्या बताया था आपको कॉन्सेप्ट में, प्रोस्पेक्टस का 100% आना चाहिए जो वहां पे लिखा गया है। 80 का 80 नहीं, 80 का 100। जी सर, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चे इसको देखते ही छोड़ देते हैं क्योंकि इसकी लैंग्वेज बड़ी टेक्निकल है। ध्यान रखना, सेक्शन 34, 35 दोनों इसको डील करते हैं। 34 बोलता है क्रिमिनल लायबिलिटी और 35 बोलता है सिविल लायबिलिटी। सर ये क्या नया पंगा है? बेटा बात सुनो, प्रोस्पेक्टस जब जारी किया जा रहा था, इश्यू किया जा रहा था, उस टाइम पे अगर आपका गिल्टी माइंड है, आपको लोगों से, आपने ये सोच के प्रोस्पेक्टस बनाया कि हमें लोगों से धोखाधड़ी करनी है, गलत काम करना है, तो क्रिमिनल लायबिलिटी। किसी के साथ धोखा हो ना हो, तुम्हारा माइंड खराब था ना, गिल्टी माइंड था, बस 34 तुम्हारे ऊपर एप्लीकेबल हो गया। आप बाद में ये कह के नहीं बच सकते बेशक हमारा माइंड गंदा था, किसी को नुकसान थोड़ी ना हुआ है। 34 सेक्शन नुकसान की बात नहीं करता, बराबर। ये क्या बोलता है, अगर आपका माइंड खराब था, आपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिसलीडिंग स्टेटमेंट डाल रखी है, कोई गलत बात डाल रखी है, इसका किसी के ऊपर इफेक्ट जाए ना जाए, तुमने तो डाल दी, खत्म, क्रिमिनल लायबिलिटी लग गई आपके ऊपर। जी सर। सर फिर 35 क्या है, सिविल लायबिलिटी क्या है? सिविल लायबिलिटी कहती है नुकसान होना जरूरी है। इसका मतलब सर ये 34 के बाद का मामला 35 है। अगर आपने कोई गंदी बात, कोई गलत बात, कोई मिसलीडिंग बात, कोई धोखाधड़ी वाली बात, कोई बेवकूफी वाली बात प्रोस्पेक्टस में डाल दी, उस बात पे विश्वास करके किसी बंदे ने शेयर खरीदे और उन शेयर्स खरीदने के बाद उसको नुकसान भी हुआ, 2 कंडीशन होगी बेटा, आपकी बात पे विश्वास करके मिसलीड होके उसने शेयर खरीदे और उसको साथ के साथ नुकसान भी होना जरूरी है, दोनों कंडीशन पूरी होगी तो लॉस और डैमेज जो हुआ है सेक्शन 35 लग जाएगा, सिविल लायबिलिटी। तो पहला क्रिमिनल लायबिलिटी के लिए आपका गिल्टी माइंड होना एसेंशियल है, नुकसान हो चाहे ना हो। 35 सिविल लायबिलिटी, यहाँ पे माइंड के अलावा यहाँ पे नुकसान होना जरूरी है, लॉस और डैमेजेस होना जरूरी है। सर होगा क्या, जिसका भी गिल्टी माइंड था और जिसकी भी वजह से जिस बंदे को नुकसान हुआ है, अब उल्टे लटका के इन लोगों से रिकवरी करी जाएगी। 34 क्लियर, 35 क्लियर। जी सर, क्रिमिनल लायबिलिटी को लॉ की लैंग्वेज में पढ़ा देता हूं। जब एक प्रोस्पेक्टस के अंदर जिसको सर्कुलेट किया, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसके अंदर कोई ऐसी स्टेटमेंट है जो अनट्रू है, मिसलीड है, कोई ऐसी स्टेटमेंट जो अनट्रू और मिसलीड है, तो एवरी पर्सन, हर वो बंदा जिसने इस प्रोस्पेक्टस को ऑथराइज किया था, उसको 447 के तहत पनिश किया जाएगा। 447 बेटा पनिशमेंट का सेक्शन होता है, बड़ा ही खतरनाक सेक्शन, आगे पढ़ाऊंगा। सिविल लायबिलिटी का सेक्शन क्या बोलता है, वेयर अ पर्सन हैज सब्सक्राइब्ड, ध्यान से देखो बेटा लो के वर्ड्स को, जब एक बंदे ने सब्सक्राइब कर लिए क्या, शेयर, सिक्योरिटीज, एक्टिंग ऑन एनी स्टेटमेंट इंक्लूडिंग, किसी बात पे विश्वास करते हुए, कौन सी बात जो मिसलीड कर रही थी, एंड हैज सस्टेन्ड लॉस और डैमेजेस, और उसको फिर क्या हो गया, नुकसान और डैमेजेस भी हो गया। तो ऐसा हर बंदा, चाहे वो डायरेक्टर था जिसकी वजह से ऐसा हुआ है, जिसने ऑथराइज किया था, प्रमोटर था, एक्सपर्ट्स जो लोग स्टेटमेंट देते हैं, तमाम लोगों को उल्टा लटका के उस बंदे को कंपनसेट करवाया जाएगा जिसको भी नुकसान हुआ था। बचने के रास्ते हैं, हाँ बेटा रास्ते हैं।
दो तीन रास्ते हर जगह अवेलेबल हैं, क्रिमिनल लाइबिलिटी में भी है, सिविल लाइबिलिटी में भी रास्ते अवेलेबल हैं। पहला रास्ता, ये प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट के अंदर हमने गलत नहीं किया, उस टाइम पे ये बात सच थी और हमारे पास ग्राउंड था इस बात पे विश्वास करने का। दूसरा, हमारे से बिना पूछे ऐसा प्रोस्पेक्टस में लिखा गया है, हमने कंसेंट नहीं दी है। तीसरा, हमने एक बार कंसेंट दी थी लेकिन प्रोस्पेक्टस जारी होने से पहले अपने कंसेंट को हमने विड्रॉ कर लिया था। अगर इन ग्राउंड्स में से आप कोई प्रूव कर जाओगे तो बच जाओगे, अदरवाइज जूते लगना तय है। जो हमने बताया उसको अब यहाँ समराइज करके दे रखा है, क्रिमिनल लाइबिलिटी, सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी भी 447 में पनिश की जाएगी और सिविल लाइबिलिटी भी 447 में पनिश की जाएगी, लेकिन यहाँ पे यहाँ पे 447 नहीं लगेगा, यहाँ पे कंपनसेशन आपको पे करवा दिया जाएगा। बचने के ग्राउंड क्या है? रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, आपने कंसेंट को विड्रॉ कर लिया था, प्रूव कर दिया था, या आपकी बिना नॉलेज के जारी कर दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक, पनिशमेंट फॉर फ्रॉडुलेंटली इंड्यूसिंग पर्सन। इंड्यूस एक वर्ड है, यहाँ पे कंपनी शेयर्स गलत जारी नहीं कर रही, कोई और बंदा थर्ड पर्सन है जिसने शेयर्स ना ले रखे ना दे रखे, किसी बंदे को इंड्यूस करके शेयर्स खरीदवा रहा है और उससे अपरा मोटिव हल कर रहा है, उसकी धोखाधड़ी की इंटेंशन है जिससे वो किसी बंदे को इंड्यूस करके जबरदस्ती से उसको शेयर्स खरीदवा रहा है, जिससे उसका कोई मोटिव हल अगर हो रहा है तो कल को जिस बंदे को कोई भी नुकसान हुआ तो इस बंदे को जिसने इंड्यूस किया था कि भाई तू इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, सोते जागते रोते हंसते सुबह शाम यही बोलता था तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दे, और उस बेचारे का पैसा डूब गया, तो ये बंदा भी जिम्मेवार है अंडर सेक्शन 447। एक्शन बाय अफेक्टेड पर्सन, नहीं बेटा पर्सन्स है। क्या है? पर्सन्स। सर ये क्या मसला है? सत्यम स्कैम जब हुआ था, ये लिख रखा बेटा साफ साफ, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सत्यम स्कैम। सत्यम स्कैम के अंदर एक बंदे ने हजारों लाखों पीपल को धोखा दिया था। एक बंदे ने अगर 1 करोड़ लोगों को धोखा दिया है तो धोखा देने वाला तो एक है और जिसके साथ धोखा हुआ है वो करोड़ों में है। तो ये करोड़ों लोग अलग अलग केस फाइल नहीं करेंगे, अलग अलग केस फाइल करेंगे, अलग अलग वकील पकड़ेंगे, अलग अलग कोर्ट में जाएंगे, तो इनका सारा टाइम और पैसे की बर्बादी होगी। और बड़े लोग तो वकील हायर कर लेते हैं, लेकिन जो स्मॉल इन्वेस्टर हैं जिन्हें 100 रुपये, 150 रुपये, 1000 रुपये, 2000 रुपये लगा रखे हैं, वो कैसे इंडिविजुअल किसी बंदे को पकड़ेंगे? इसका मतलब जब धोखा देने वाला एक हो और धोखा मिलने वाले हजारों हो, तो ये हजारों लोग मिल के एक, इनमें से कोई भी एक बंदा इस केस को रिप्रेजेंट कर सकता है, पैटिशनर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और सभी को कोर्ट में आने की जरूरत नहीं है। टाइम भी बचा, पैसे की बर्बादी भी बची, और कलेक्टिव मिलके एफर्ट जो लगाएंगे तो ताकत उसके अंदर होगी ही। उसको बोला जाता है क्लास एक्शन। जो मैंने बोला ये यहाँ पे लिख रखा है एग्जैक्ट। पनिशमेंट फॉर फ्रॉड, इसके अंदर ये जो ऊपर वाली चीजें हैं रिपीटेशन में दे रखी, मैंने कटवा दिया। सबसे पहले बेटा याद करेंगे फ्रॉड की डेफिनेशन। क्या याद करेंगे? फ्रॉड की डेफिनेशन। फ्रॉड क्या है? सॉरी, हेलो। फ्रॉड मीन्स एनी एक्ट, कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसी भूल, कोई भी ऐसी कंसीलमेंट और कोई भी पोजीशन को अब्यूज करना। कोई काम, कोई भूल, कोई कंसीलमेंट, कुछ छुपाना या अपनी पोजीशन का दुरुपयोग करना। सबसे बड़ी बात, इंटेंशन क्या थी? डिसीव, धोखा देने की। और धोखा क्यों देना था? हम अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं। किससे अनड्यू एडवांटेज लेना चाहते हैं? कंपनी से, उससे शेयर होल्डर से, या क्रेडिटर से, या किसी भी अदर पर्सन से। सर दोबारा से याद करा दो, ये वाली फ्रॉड की डेफिनेशन पेपर में आ सकती है। कोई भी एक्ट, कोई भी ओमिशन, कोई भी भूल, कोई भी अपना एक्ट, कंसीलमेंट या अब्यूजमेंट ऑफ पोजीशन, किस उद्देश्य से आपने इंटेंट, आपकी इंटेंशन क्या थी? डिसीव करने की, धोखा देने की। क्यों धोखा दे रहे हैं? अनड्यू एडवांटेज लेनी है। किससे लेनी है? कंपनी से लेनी है, शेयर होल्डर से लेनी है, क्रेडिटर से लेनी है, या किसी थर्ड पर्सन से लेनी है। ऐसी चीजों को बोला जाएगा फ्रॉड। सर अगर हम फ्रॉड करेंगे, कंपनी फ्रॉड करेगी, इसके ऑफिसर्स फ्रॉड करेंगे, तो फाइन पेनल्टी कितनी है? बेटा फाइन पेनल्टी अब बता देता हूं कितनी है। जो फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड की पेनल्टी फ्रॉड के अमाउंट को देख के लगाई जाती है। इसका मतलब फ्रॉड या तो छुटकू है या बड़ा फ्रॉड है, या तो फ्रॉड छोटू फ्रॉड है या बड़ा है। छोटू फ्रॉड किसको बोला जाता है? या तो आपका फ्रॉड का जो अमाउंट है वो 10 लाख से कम है, 10 लाख से भी कम है, एंड लिखा है बेटा, मैंने ध्यान से सुनना, 10 लाख से भी कम है, 10 लाख को टच नहीं किया आपका फ्रॉड, एंड कंपनी का जो टर्नओवर है, कंपनी का जो टर्नओवर है उसका 1% से भी कम है। मतलब दोनों में से कोई कंडीशन पूरी नहीं हो रही। वो टर्नओवर के 1% से भी कम है वो फ्रॉड, और वो 10 लाख से भी कम है, किसी भी कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, तो ऐसा फ्रॉड छोटा फ्रॉड माना जाएगा। लेकिन अगर किसी भी एक कंडीशन को टच कर गया, या तो आपके फ्रॉड का अमाउंट 10 लाख को टच कर गया, या वो 1% टर्नओवर को टच कर गया, तो ऐसा फ्रॉड फिर माना जाएगा बड़ा फ्रॉड। सर क्यों बता रहे हैं आप छोटा और बड़ा? बेटा दोनों की पेनल्टीज अलग अलग हैं। अगर फ्रॉड छोटू फ्रॉड है तो फाइन 50 लाख रुपए तक का और जेल साथ में 5 साल तक की है।
लेकिन हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि और भी और एंड भी है, खाली फाइन से भी काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर फ्रॉड आपका 10 लाख को टच कर गया या कंपनी के टर्नओवर के 1% को टच कर गया, किसी भी कंडीशन को पूरा कर गया, तो भाई साहब एंड लग गया, जेल होगी ही होगी। मिनिमम जेल 6 महीने से लेके मैक्सिमम जेल की सलाखों में 10 साल तक आपको रहना पड़ सकता है। लेकिन सर ये पॉइंट क्या है, अगर ये फ्रॉड जो आपने बड़ा किया है और साथ के साथ इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, क्या बेटा, पब्लिक इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व है, पब्लिक के साथ आपने धोखा किया है, तो भाई मिनिमम फाइन तो मैं यहां मिनिमम फाइन बताना भूल गया, बता दूं एक बार। जो छोटे फ्रॉड में फाइन 50 लाख का था, वो बड़े फ्रॉड में फाइन है या तो अमाउंट ऑफ फ्रॉड, जैसे आपने 2 करोड़ का फ्रॉड किया तो 2 करोड़ का आपके ऊपर फाइन लगा दिया जाएगा, या मैक्सिमम फाइन अगर लगाने पे आगे तो आपके फ्रॉड का 3 गुना भी किया जा सकता है। 2 करोड़ का फ्रॉड किया था, 6 करोड़ रुपए आपको देने पड़ेंगे। अगर पब्लिक इन्वॉल्व है इस फ्रॉड के अंदर तो फाइन तो सेम रहेगा, बस जेल जाने के अंदर जो यहां मिनिमम 6 महीने थे बेटा, इसको कितना बना दिया जाएगा, 3 साल बना दिया जाएगा। सर रिपीट करा दो एक बार, 447 बेटा, 447 के अंदर 2 टाइप के फ्रॉड हैं, छोटे हैं या बड़े हैं। छोटे के फाइन पेनल्टी आपको पता है, फाइन कितना है, 50 लाख, जेल कितनी, जेल कितनी थी बेटा, 5 साल, और काम की बात क्या थी, कहाँ गया, और लिखा हुआ था बीच में, एंड आपको इम्प्रिजनमेंट 5 साल की, 5 ईयर की जेल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। बड़े फ्रॉड के अंदर 2 टाइप थे, या तो पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है या पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। अगर पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है तो 2 पार्ट कर दो बेटा, मिनिमम और मैक्सिमम। इसके भी 2 पार्ट कर दो, कितने, मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम दोनों का सेम है, बताओ कितना कितना बेटा, फ्रॉड का अमाउंट, अमाउंट ऑफ फ्रॉड इतना फाइन आपसे लिया जाएगा, मैक्सिमम कितना, फ्रॉड का 3 गुना। यहां भी मिनिमम कितना, अमाउंट ऑफ फ्रॉड, और मैक्सिमम कितना, फ्रॉड का 3 गुना। सर फिर फर्क क्या हुआ, फर्क यहां पे है जेल में। यहां पे मिनिमम जो जेल थी वो 3 महीने से लेकर मैक्सिमम 10 साल तक की हो सकती है, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट अगर इन्वॉल्व है तो मिनिमम जो जेल है वो आपकी 3 साल तक की होएगी। कहां गया, ये रहा बेटा, 6 महीने को बढ़ा के कितना साल कर दिया जाएगा, 3 साल कर दिया जाएगा। लास्ट टॉपिक पे आ गए हम, किस पे, लास्ट टॉपिक, प्राइवेट प्लेसमेंट। ये सेक्शन 42 का पार्ट 2 बिल्कुल सेपरेट है, इसका पहले वाले से कोई कनेक्शन नहीं है। पुराने जितने भी रूल पढ़े बेटा हमने किसके पढ़े हैं, पब्लिक ऑफर के पढ़े हैं, अब हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट। जी सर, प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आपको प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। सर थोड़ा सा बता दो होता है क्या है। मैक्सिमम 200 लोगों को ही इनवाइट किया जा सकता है, 201 भी हो गया तो पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। पब्लिक ऑफर दे ही नहीं सकते, खुला ऑफर नहीं निकाल सकते, पहले से एक लिस्ट तैयार कर ली जाती है, लिस्ट सिलेक्टेड लोगों की तैयार की जाती है। इन सिलेक्टेड लोगों को आइडेंटिफाइड पर्सन या सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन बोला जाता है। ध्यान सुनिए, कंपनी पहले से एक लिस्ट तैयार कर लेती है, हम फला फला बंदों को ऑफर देंगे, वो ऑफर को एक्सेप्ट करें रिजेक्ट करें उनकी मर्जी है, लेकिन ऑफर को रिनाउंस नहीं किया जा सकता। जैसे राइट शेयर को बेचा जा सकता है, बड़े ध्यान से सुने, ऐसे प्राइवेट प्लेसमेंट के ऑफर को रिनाउंस नहीं किया जा सकता। 200 लोगों को ही ऑफर दिया जा सकता है, लेकिन जब 200 काउंट करेंगे, जब 200 काउंट करेंगे तो 2 लोगों को इस लिस्ट से बाहर निकाल देंगे। एक एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम के तहत एम्प्लॉयज को, एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को, 2 लोगों को 200 की लिमिट में काउंट नहीं करना है। जी सर, पहले से लिस्ट बना ली जाती है। जब भी प्राइवेट प्लेसमेंट करना है तो कंपनी को पहले अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से परमिशन लेनी पड़ती है, एसआर पास करना पड़ता है। अगर उन्होंने परमिशन नहीं दी तो आप प्राइवेट प्लेसमेंट नहीं कर सकते। सर कुछ और बताओ प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में। 200 पीपल वाला कॉन्सेप्ट हो गया। प्राइवेट प्लेसमेंट की सबसे खास बात, इसके ऊपर वाइफ का कॉन्सेप्ट लगता है। एक टाइम पे एक ही प्राइवेट प्लेसमेंट चल सकता है। अगर आप सेम टाइम पे 2 प्राइवेट प्लेसमेंट लेके आना चाहते हो तो या तो पुराने वाले को बंद कर दो या पुराने वाले को कंप्लीट कर दो। कभी भी सेम टाइम पे 2 एग्जिस्ट नहीं हो सकते। पुराने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट को कंप्लीट करो या उसको अबेंडन कर दो, कैंसिल कर दो। एक टाइम पे एक ही प्राइवेट प्लेसमेंट हो सकता है। तो यहां अब इसी को बता रखा है, स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर को पहले से ही पसंद करके रख लिया जाता है, उनको सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को ऑफर दिया जाता है। जो सिलेक्टेड ग्रुप होता है उसको आइडेंटिफाइड पर्सन बोला जाता है। ऐसे लोग मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं। 200 लोगों को जब काउंट करेंगे तो 2 लोगों को बाहर निकाल देंगे, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के तहत एम्प्लॉयज को और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर को। लेकिन प्राइवेट प्लेसमेंट के ये वाले जो रूल्स हैं ये एनबीएफसी और एचएफसी इन 2 के ऊपर नहीं लगते, क्योंकि इनको बेटा डायरेक्ट सेबी और सकरा गाइड करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अंडर गवर्निंग काम करते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर आपको राइट ऑफ रिनेंशिएशन नहीं होता, जो मैंने आपको बता चुका। 200 लोग ही होते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो होता है जिसको सकरा में डिफाइन कर रखा है। मजे की बात देखो, यहां डिफाइन उन्होंने भी नहीं किया, ये बता दिया क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर वो होगा जो सकरा में होता है।
प्राइवेट प्लेसमेंट में अगर 200 नंबर से ज्यादा हो गए तो इसको पब्लिक ऑफर मान लिया जाएगा। एसआर आपको पास करना पड़ेगा। ये सारी बातें तमाम मैं बता चुका हूं। एसआर पास करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को हम किन लोगों को ऑफर दे रहे हैं, किस प्राइस पे दे रहे हैं, प्राइस कैसे निकाला गया है, क्यों ऑफर दे रहे हैं, क्या सिस्टम है, तमाम समझाना पड़ेगा। पास फॉर्म, PAS पास 4 फॉर्म इसके लिए लगता है, ये आप फॉर्म नंबर याद कर लेंगे। एक टाइम पे एक ही हो सकता है। और प्राइवेट प्लेसमेंट कभी भी कैश में नहीं हो सकता। जिन भी बंदों को शेयर्स को सब्सक्राइब करना है वो चेक और डिमांड ड्राफ्ट से ही या अदर बैंकिंग मोड से शेयर सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन कैश में कभी भी नहीं हो सकता। जिस अकाउंट से पैसा लिया जाएगा उसी अकाउंट से अगर नहीं दिए गए शेयर तो रिफंड कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो मेन बात है, अगर कंपनी ने किसी ज्वाइंट होल्डर को सिलेक्ट कर लिया, रति एंड ज्योति या समझ लो वेद एंड सुमित, ज्वाइंट होल्डर के नाम से एप्लीकेशन आई थी कि आपको सिलेक्ट किया गया है, आप कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, नाम है वेद एंड सुमित, तो जिसका नाम पहले है, ध्यान सुनो बेटा, जिसका नाम पहले है, एप्लीकेशन में नाम है वेद एंड सुमित, तो वेद का नाम पहले है, तो जो पेमेंट करनी है कंपनी को शेयर खरीदने के बदले में जो पेमेंट करनी है वो मस्ट है वेद के अकाउंट से जाएगी। अगर वो सुमित के अकाउंट से चली जाएगी तो शेयर अलॉट नहीं किए जाएंगे। इसका मतलब सर केस स्टडी बनेगी ज्वाइंट शेयर होल्डर के केस में, जिसका नाम एप्लीकेशन के अंदर पहले है उसी के नाम से पेमेंट की जाएगी। जी सर। टाइम लिमिट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, 60 दिन के अंदर अंदर ऑफर खत्म करना है। 60 दिन के अंदर शेयर अलॉट नहीं करे तो 15 दिन के अंदर पैसा वापस देना है। अगर 15 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं दिया तो 15% इंटरेस्ट के 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा वापस देना पड़ेगा। पब्लिक के आप एडवर्टीजमेंट निकाल ही नहीं सकते क्योंकि ये प्राइवेट प्लेसमेंट है। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट इसमें भी जाती है और 30 दिन के अंदर अंदर फाइल करके आपको रजिस्ट्रार को देनी होती है। समरी आ गई। तो ये था बेटा आपका कंप्लीट सुपर मैराथन प्रोस्पेक्टस का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।